हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास का भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत का जो आपका टोटल 10 लेक्चर हुए थे अब तक, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये आपका जो है नेक्स्ट डे से लाइव क्लास चलेगी। आज की प्रीमारिंग रहेगा, तो जो लाइव क्लास अगले दिन से रहेगी वो 4:30 से आपका रहेगा ये। और कम से कम 1 से 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जैसा आप लोगों का उसमें रहेगा। ठीक, ये शाम को इवनिंग में क्लास रहेगी। अब डेली आपको लाइव का ये रहेगा और कोशिश ये किया जाएगा। एनसीईआरटी से मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग लाइव में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बाद जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे की क्लासेस अपडेट की जाएंगी। और इस पूरे क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये आपका मृदा के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये आपका है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और ये आज ख़त्म हो जाएगा पूरा कंप्लीट इसका। और इसमें देखिए हमने न केवल एनसीईआरटी को ऐड किया है, बल्कि इसमें आपका अलग से हमने जो परीक्षाओं में 60 नोट्स बेस्ड क्वेश्चन और पाटजौलीकरण क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, लेटराइजेशन क्या होता है, ठीक, इन सभी के बारे में यहाँ पे ऐड किया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किस में होता है, किन चीज़ों के लिए किया जाता है, ये सारा हो गया 60 में आपकी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है। मृदा परिच्छेदिका के बारे में है और कितने संस्तर हैं, तीनों संस्तरों के बारे में देखिए। लीचिंग पूछा जाता है आपसे। अपवहन क्या होता है, ये यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। ये चूँकि पेड बैच में आप लोगों को कराया गया है, तो इसमें एनसीईआरटी के साथ जब हम लोग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से रहेगा, तो ताकि मृदा से रिलेटेड जो चीज़ें हो आप यहाँ से क्लियर कर लें। देखिए लेटराइजेशन क्या होता है, पाटजौलाइजेशन क्या होता है, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, और सैलिनाइजेशन क्या होता है, ग्लेइंग क्या होता है, यहाँ पे डिसिलिकेशन क्या होता है, और मृदा का वर्गीकरण अलग अलग स्तरों पे कितना में किया गया है। भारत में मृदा के बारे में यानी मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, पेडोल्फर मृदा क्या होती है, पाटजौल मृदा क्या होती है, तो इन सभी मृदाओं के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और आज का जो ये लेक्चर होगा ये प्रीमारिंग किया जाएगा, यानी कि अभी मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन वो आपका लाइव की तरह ही दिखेगा, ठीक। और आगे से आप लोग कल से 4:30 पे रेडी रहिएगा। और आपका जो कल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा चैप्टर 7 और किसका होगा, एनसीईआरटी का ही भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का होगा। एनसीईआरटी के और जो लेक्चर हैं यदि आपने नहीं देखा है तो बैक जाके आप जो चैनल है चैनल पे ही आप देखिएगा, वीडियो में सर्च कर लीजिएगा एनसीईआरटी 11th क्लास, ठीक, तो वहाँ पे मिल जाएगा। विश्व परिवहन पे भी हमने प्रॉपर तरीके से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया ही था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और यदि आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कंप्लीट कोर्स का चल रहा है, इसमें देखिए आपका यूपीएचईएससी भी चल रहा है, टीजीटी पीजीटी आपका चल ही रहा है, और केवी का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला, नेट जेआरएफ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी का आपका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी में देखते हैं कि मृदा के बारे में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो एनसीईआरटी में जो लिखा गया है ये बोला गया है कि भाई ये मृदा फॉर्मेशन है, यानी मृदा फॉर्मेशन, ये मृदा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ना कि संपूर्ण मृदा का डिस्कशन किया गया है। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, भारत की भी मृदाएँ और विश्व की भी मृदाएँ, दोनों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये समझिए कि मृदा आखिर होती क्या है। तो मृदा जो है ये आपका असंगठित व बारीक कणों से निर्मित पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है, और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे मृदा कहा जाता है, ठीक। तो क्लियर हुआ कि मृदा क्या है, ये असंगठित और बारीक कणों से निर्मित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में क्या कहा है कि ये तो आपका पूरी कहानी पहले यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका बताया है कि मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक भौतिक जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है, यह वृद्धि का माध्यम है।
जबकि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा क्या है तो आप क्या बताएंगे? मृदा जो है असंगठित और बारीक कणों से निर्मित पृथ्वी की परपटी यानी कि सबसे ऊपरी परत को ही क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। और इसमें क्या है? जैविक पदार्थ होते हैं, छोटे कण हो गए, खनिज हो गए, ठीक, ये सभी क्या है इसमें समाहित होते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर उसकी गहराई कई मीटर तक होती है, तो वो अलग अलग है। ठीक, और यदि आप ये जानना चाहते हैं, जैसे यदि हम लोग परिभाषा किसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा करें, तो जैसे अमेरिका की एक सॉइल साइंस सोसाइटी जो है, अमेरिका की जो सॉइल साइंस सोसाइटी है, SSS है, इसने ये बोला था कि मृदा पृथ्वी के तल पर विद्यमान असंगठित खनिज पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि का एक माध्यम है। और एक ऐसा माध्यम है प्राकृतिक और गत्यात्मक माध्यम है, ध्यान रखिएगा। सॉइल साइंस सोसाइटी जो अमेरिका की थी, उसने ये कहा था कि मृदा जो है ये पृथ्वी के तल पर यानी पृथ्वी के परपटी पर एक असंगठित खनिज पदार्थ होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराता है। क्लियर हुआ? तो यह क्या है? यह पौधों की वृद्धि का एक माध्यम है। यह परिवर्तनशील और विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। तो जो मृदा की विशेषताएं हैं ये क्या होती हैं? मौसम के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क और आर्द्र हो सकती हैं। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क हो गई तो जैविक क्रिया मंद पड़ जाती है। यानी कि मिट्टी, यदि मृदा जो है ज़्यादा ठंडी हो गई, जैसे आप साइबेरिया की मिट्टी की बात कर लें, या ज़्यादा शुष्क हो गई, जैसे आप सहारा मरुस्थलों की बात कर लें, ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं, पौधों के पोषण के लिए जो आवश्यक उसमें तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और इस वजह से जैविक क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। यानी कि मिट्टी में यदि वृक्षों से पत्तियां गिर जाएं या जो छोटी छोटी घासें वो सूख जाती हैं तो इससे क्या होता है? उसको बायोमास, जो उसका जैव, उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, जैव की मात्रा, जैव पदार्थों की मात्रा क्या होती है? वो आपका बढ़ जाती है उसमें। ठीक, और देखिए मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो मृदा निर्माण या मृदा जनन, इसे क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोलते हैं। सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। मृदा निर्माण सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? अपक्षय पर निर्भर करता है। यह अपक्षयी प्रवार यानी कि अपक्षयी पदार्थ की जो गहराई है, तो अपक्षयी प्रवार ही मृदा का निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो अपक्षयी प्रवार या लाया गया जो पदार्थ है उसका निक्षेप बैक्टीरिया, अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई हो गया, लाइकेन हो गए, इनके द्वारा क्या होते हैं? ये उपनिवेशित किए जाते हैं। और प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त करते हैं। जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। ठीक, यानी पौधे जो मिट्टी में दब गए, पत्तियां दब गई, या जीव कोई मर गया उसमें, वो दब गया उसमें, तो उससे क्या होगा? ह्यूमस एकत्रीकरण में वो सहायक होता है। शुरुआत में क्या है कि जो गौड़ घासें, सेकेंडरी घासें होती हैं या फंस होते हैं, उसमें वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षी और वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष और झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर ले आते हैं, ठीक, जिससे पदार्थ का पुंज छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है, और इस प्रकार जल धारण करने की जो क्षमता या वायु प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। तो आपने ये समझा कि मृदा निर्माण कैसे होता है। तो मृदा निर्माण एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं? शुरुआत में आपने देखा कि जो ह्यूमस है, बैक्टीरिया है, ठीक, ये आश्रय प्राप्त करते हैं उसमें। फिर धीरे धीरे जब ह्यूमस बनेगा, जो घासें उगती हैं, फंस होते हैं, ये उसमें जमते हैं। फिर पक्षियों द्वारा लाए गए जो उनके बीट हैं या बीज हैं, इनसे क्या होता है? झाड़ियों का निर्माण होता है, और पौधे जो है नीचे जड़ों तक पहुंचते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं जिनसे क्या होता है? छिद्र बनते हैं, ठीक, जानवरों के कणों को या पार्टिकल को ये क्या करते हैं? जो नीचे से बिल बनाने वाले जीव या जानवर ऊपर ले आते हैं उन कणों को, और इसकी वजह से क्या होता है? जो मृदा है वो स्पंज युक्त होती है, छिद्रमय हो जाती है,
और जल धारण करने की क्षमता भी उसमें बढ़ती है, वायु का उसमें भी प्रवेश होता है। ठीक, और जब मिट्टी में ऐसी चीज़ें होंगी तो मिट्टी यानी कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि मृदा का अध्ययन किसे कहा जाता है तो पेडोलॉजी है। ठीक, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है, या पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हैं, तो ये 5 मूल कारकों की यहाँ पे बात किया है, इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसमें आपका है शैलें जो मूल पदार्थ होती हैं, दूसरा वहाँ की जो बनावट है, स्थलाकृतियाँ, तीसरा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कहते हैं और किस प्रकार की जैविक क्रियाएं वहाँ हो रही हैं, और पांचवा जो है लास्ट है और ये अति महत्वपूर्ण है, समय। किसी भी चीज़ के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो मिट्टी के लिए भी समय की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसके फॉर्मेशन में काफ़ी समय लगता है। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं, एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण आगे है यहाँ पे, तो यानी कि इन सभी के बारे में आगे लिखा गया है। देखिए, क्लाइमेट के बारे में लिखा गया है और चीज़ों के बारे में आगे है। तो क्लाइमेट में क्या कहा गया है कि जलवायु मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण सक्रिय कारक होते हैं। मृदा के विकास में संलग्न जलवायविक तत्वों में प्रमुख क्या है, वहाँ की प्रवणता कैसी है, वर्षा वाष्पीकरण की बारंबारता और वहाँ की आर्द्रता कैसी है, तापक्रम में मौसमी और दैनिक जो परिवर्तन है वो कैसा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मृदा है उसमें उसके निर्माण में ये सहायक होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे अलग प्रकार की मृदाएं होंगी, गर्म प्रदेश है वहाँ पे अलग है, आपका जो रेगिस्तान वगैरह है वहाँ पे अलग प्रकार की मृदाएं हैं। ठीक, उसके बाद देखिए पेरेंट मटेरियल जो होता है यानी कि मूल जो पदार्थ होता है जिससे मृदा बनती है। तो मृदा निर्माण में मूल सेल या एक क्या है, निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी किसी भी स्थान या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल मलबा या लाए गए जो निक्षेप होते हैं उससे इसका निर्माण हो सकता है। मृदा निर्माण गठन, संरचना तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे समझिएगा ये पॉइंट, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मृदा निर्माण है उसके गठन, संरचना और सेल निक्षेप में ये खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति और उसकी दर, आवरण की गहराई, मोटाई, विचारणी ये तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नई होती हैं, नूतन होती हैं, यंग होती हैं तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मृदाओं और मूल सेल के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ जो लाइमस्टोन एरियाज होते हैं, चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट और विचित्र होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, मिट्टियाँ मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। ठीक, तो आपने मूल सेलों के बारे में देखा, जलवायु देख ली, अब टोपोग्राफी के बारे में देखिए कि जो पेरेंट रॉक होती है, मूल सेल होती है, उसी की भांति जो टोपोग्राफी होती है ये भी जो है ये निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। क्या है, निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। ठीक, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी जो पेरेंट मटेरियल है उसके आच्छादन या अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। जो टोपोग्राफी है ये धरातली या उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में प्रभावित करती है। देखिए, आपकी परीक्षाओं में इनके अंदर से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि मूल पदार्थों को नियंत्रित करने यानी कि मृदा को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। तो नंबर 1 आपका जलवायु हो गया, दूसरे पे आपने क्या पढ़ा, मूल पदार्थ पढ़ा, और तीसरे में स्थलाकृतिक पढ़ा। या इससे डीप जब बनाएगा तो ये पूछ लेगा कि निष्क्रिय कारक या नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जैविक क्रियाओं का चौथे नंबर पे आप क्या पढ़ रहे हैं, जैविक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो वनस्पति का आवरण जीव को मूल पदार्थ पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं और मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैविक क्रियाएँ होती हैं। ठीक, जैसे कुछ पौधे मृत जो पौधे हैं इसमें मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। ये कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में वो सहायता करते हैं। ठीक, बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है।
ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल की वृद्धि धीमी होती है, जबकि उपार्कटिक और टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल प्रक्रिया होती है और इसके कारण जैविक पदार्थों के साथ यहाँ पे पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पीट के संस्तर कहाँ देखने को मिलेंगे मिट्टी में? टुंड्रा जलवायु वाले एरिया में। आर्द्र, उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि और क्रियाएं ज़्यादा होती हैं और मृत वनस्पति शीघ्रता से यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसी वजह से क्या है, मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है और बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसका रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं और जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट मिला आपको यहाँ पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे होता है? बैक्टीरिया और मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसका रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं और जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे जो दलहनी फसलें हैं इसमें ये होता है। ठीक, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में, राइजोबियम जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में आपने दलहन फसलों को पढ़ा ही है। ठीक, तो राइजोबियम जो है ये मेज़बान होता है, होस्ट होता है पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन ये निर्धारित करता है। चींटी हो गया, दीमक हो गया, केचुआ हो गया या रोडेंट्स हो गए, ये कीटों का महत्व जो है इन्हें मैकेनिकल सा होता है परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। केचुए मिट्टी खाते हैं और उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन ये क्या होता है? गठन एवं रसायन में ये परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि ये भी जैविक प्रक्रिया आपने देखा ही। टाइम देख लीजिए, टाइम का क्या महत्व है मृदा के निर्माण में? तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। 2 निष्क्रिय हो गए और ये 3 महत्वपूर्ण हो गए। मृदा निर्माण में जो है प्रचलन में लगने वाले टाइम की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसके प्रोफाइल का विकास का निर्धारण करती हैं। कोई मृदा है वो तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक उसके प्रोफाइल को डेवलप करने में कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ जो मृदाएं होती हैं या हिमानी जो टिल होते हैं, हिमानी मैदान होते हैं, इनसे जो विकसित जो मृदाएं होती हैं या नवीन जो मृदाएं होती हैं उसमें संस्तरों का अभाव पाया जाता है। ठीक, यानी नवीन मृदा में आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मृदा में संस्तरों का अभाव पाया जाता है तो हाँ, जलोढ़ मृदा में संस्तर नहीं पाए जाते हैं। कारण ये है, ये नवीन मृदाएं होती हैं और जो संस्तर का निर्माण होता है एक निश्चित समय के बाद वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसमें अभाव पाया जाता है, बहुत कम संस्तर विकसित होते हैं। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए विशिष्ट कालावधि नहीं है। ठीक, तो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में यानी सभी मिट्टियों के विकास के लिए कोई निश्चित टाइम नहीं है कि भाई 1 साल में इसमें संस्तर डेवलप हो जाएगा, 2 साल में, 10 साल में, तो ऐसा कुछ जो है फिक्स नहीं किया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दे दिया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो शार्ट में हमने आपके लिए तैयार किया था, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिए और यही एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मिट्टी की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। भारत में जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है, जो ICAR ने किया है, वो कितने भागों में किया है? 8 भागों में किया है। ये देखिए आपका UPHESC में और PGT में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में, PGT में, केंद्रीय विद्यालय में भी ये पूछा गया प्रश्न है। यही नहीं, आपका जो UPHESC का फर्स्ट पेपर होता है 30 क्वेश्चन वाला, उसमें भी ये आपका प्रश्न पूछा गया है। आई थिंक एडवर्टीजमेंट जो 50 हुआ है अभी कंप्लीट आप लोगों का, इसी में हिंदी वाला जो पेपर हुआ है, तो हिंदी वाले में जो फर्स्ट पेपर हुआ था 30 क्वेश्चन का, उसमें ICAR का पूछा था। ठीक, तो भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मिट्टी से संबंधित है तो मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का निर्माण, सभी कुछ आपको पढ़ना ही है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आगे इसके बारे में और डिटेल है ये।
तो भारत में मृदा अपरदन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? चंबल वाला आपका हो गया, यमुना नदी का उत्काद भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र जैसे शिवालिक पहाड़ियाँ हो गई, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ताप्ती से लेकर साबरमती तक का जो क्षेत्र है मालवा पठार वाला, ठीक। साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, हरियाणा हो गया, राजस्थान है, गुजरात का जो शुष्क एरिया है, ये सभी क्या हैं? ये सब जो है मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो वृक्षारोपण आपको करना चाहिए, समोच्च रेखी कृषि करनी चाहिए यानी इस तरह से, और अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए, और स्थानांतरण कृषि पर भी कोशिश किया जाए कमी हो, ठीक। उसके बाद देखिए काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो काली मिट्टी जो है ये आपका कपास से संबंधित है। तो काली मिट्टी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और जान लीजिए। किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं, ठीक। जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और इसी मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा, ठीक। काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में कपास की खेती मैक्सिमम होती है। और ये मिट्टी जो है आपका बैसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण इसका निर्माण भी होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से या ज्वालामुखी निर्मित मृदा भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे जो बैसाल्ट लावा निकलता है तो लावा निर्मित मृदा इसे कहा भी जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है ये भी ध्यान रखिएगा। तो काली मिट्टी में आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और ह्यूमस की भी आपका जो कमी पाई जाती है किसमें? काली मिट्टी में। जबकि लोहा हो गया, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और जो काली मिट्टी का जो रंग काला है ये जो लोहे हैं जो उसी के अयस्क की वजह से होता है, यानी उसकी पर्याप्त मात्रा की वजह से होता है। और साथ ही साथ इसमें जीवांश जो होते हैं उसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है काला हो जाता है। और जो काली मिट्टी है ये सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता भी उसके अंदर होती है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये आपका बेसिकली आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यानी दक्कन ट्रैप वाला जो एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम रूप में ये पाई जाती हैं। अगला देखिए लैटेराइट मिट्टी का विकास जो है किसका परिणाम होता है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये लीचिंग, जो लेटराइजेशन यानी कि लीचिंग के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। निक्षालन आप कह सकते हैं, जो निथरन लिखा है इसकी जगह आप क्या समझिए यहाँ पे निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक। निक्षालन का मतलब कि जहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय वाले एरिया होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम वर्षा होती है, भारी वर्षा के कारण जो है वहाँ पे तीव्र निक्षालन होता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो है लैटेराइट मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक। और इस जो लैटेराइट मिट्टी है इसका सबसे पहले अध्ययन जो है बुकानन ने किया था। क्या नाम इनका? बुकानन ने सर्वप्रथम 1905 के आसपास जो है इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। और इसमें जो है जो लैटेराइट मिट्टियाँ हैं ये इसमें आपका उर्वरता में कमी होती है, आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं FeO यानी कि आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, लैटेराइट में नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा कम होती है। भारत में केरल में मैक्सिमम ये होता है, महाराष्ट्र का दक्षिण वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी ये पाया जाता है, उड़ीसा छोटा नागपुर पठार में भी पाया जाता है, मेघालय में है, पश्चिमी घाट में है, ठीक। अभी देखिए आपका आई थिंक PGT में या आपका GIC में एक प्रश्न था ये कि लैटेराइट मिट्टियों का विस्तार महाराष्ट्र में किधर है? तो महाराष्ट्र में ये आपका दक्षिण वाला जो पार्ट है उसमें पाया जाता है, ठीक। और लेटराइजेशन या लीचिंग वगैरह आगे आप पढ़ेंगे ही।
तो यहाँ पे और चीज़ें आप देख लीजिए। लैटेराइट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय हमने बताया था, तो भूमध्य रेखीय और समाना जलवायु वाला। लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पूर्णतः अभाव होता है। क्यों? क्योंकि अधिक वर्षा के कारण जो है बहुत से उपजाऊ तत्व रिसकर नीचे चले जाते हैं और इस प्रकार यह मिट्टी बहुत ही अपक्षलित होती है, यानी कि अपक्षालन या लीचिंग। ठीक, लीचिंग का मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। अगला, स्थानांतरणशील कृषि के कारण मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में ह्रास हो रहा है। बात सही है। अपक्षय प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक प्रमुख प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम यही होता ही है। ठीक, अपवाहन, वनोन्मूलन और अधिक चराई द्वारा मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन होता है। नदी तल के गार्डन में वनोन्मूलन और मृदा अपरदन के द्वारा अधिक वृद्धि होती है। गाद की वजह से नदी क्या होती है, छिछली हो जाती है और इसी कारण से नदियों में बाढ़ का खतरा होता है। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग, लैटेराइट यानी इसे ईंट की मिट्टी भी कहा जाता है, तो भवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है ये। और अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी होती है, चीका मिट्टी होती है। मोंट मोरिलोनाइट तत्व जो है ये काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने के क्या कारण है, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है, नई नई जलोढ़ मृदाओं का जमाव होता है। यूपी में जो है किस मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, तो जलोढ़ का है। भारत में जिस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है तो वो जलोढ़ मृदा है। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए क्या होता है, अपक्षालन और केशिकात प्रक्रिया होती है, यानी लीचिंग होता है। ठीक, लीचिंग आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक वर्षा की वजह से क्या होता है, ये लीचिंग या निक्षालन की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि गुजरात में मैक्सिमम जो मृदा है कौन सी होती है, तो ये आपका काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल है। और टेरोरोसा या कहीं कहीं मिलेगा। ठीक, तो ये किस फसल से संबंधित है, तो ये प्रकार की जो मृदा होती है कॉफ़ी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहवा उत्पादन के लिए भारत के उत्तरी मैदान में जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। भारत के दक्कन पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है, पाटजोलीकरण, पाटजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। ठीक, दक्कन पे, और मैक्सिमम कौन है, काली मिट्टी है। बघेलखंड में किस मिट्टी की प्रधानता है, तो ये आपका लैटेराइट हो जाती है। और दक्षिण भारत में ज्वालामुखी मिट्टी है। ज्वालामुखी का मतलब लाल, बैसाल्टिक, काली। भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी मुख्यतः ये आपका एमपी राजस्थान में होती है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी, जैसे अभी आप मिर्ज़ापुर में जाएंगे ना तो वहाँ पे लाल मृदाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, मिर्ज़ापुर से आगे जाएंगे जब पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ पे मिट्टी क्या होगी, रेड तरह की मिट्टी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी थी, तो काली मिट्टी है। भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप पाएंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती। मिट्टी के इस रंग का महत्वपूर्ण क्या कारण है, तो लाल मिट्टी की इस वजह से होती, फेरिक ऑक्साइड विद्यमान की वजह से। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है, तो लैटेराइट में आयरन की ऑक्साइड अधिक है। रेगुर, देखिए आ गया काली मिट्टी। और उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय चरनोजम काली मिट्टी को कहते हैं। रेगुर मिट्टी किन किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, स्पेशली यहाँ पे है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती मालवा के पठार है दक्कन पे। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली है। कपास उत्पादन क्षेत्र की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ठीक, स्वतः जुताई वाली मृदा, और ये हमने पहले भी बताया। काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती, क्यों, क्योंकि ये नमी रोक के रखती है, नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में अधिकतम होती है। लैटेराइट मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो लैटेराइट में आपका एल्युमिनियम के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल के मालाबार तट पे, फिर महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी, या इसे दोमट मिट्टी कहते हैं, या इसे कछारी मृदा कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को बांगर कहते हैं और जो नमीन है उसे खादर कहते हैं। खादर यानी जलोढ़। ठीक, जलोढ़ में दो टाइप की जलोढ़ होती है, खादर होती है, बांगर होती है। ठीक है,
किस प्रकार की मृदा में मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती? कैल्शियम। मिट्टी में खारापन क्षारीयतापन समस्या का समाधान खेतों में क्या करना चाहिए? जिप्सम। देखिए, क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग होगा? चूने का। ध्यान रखिएगा, अम्लीय मिट्टी को चूने का और क्षारीय मिट्टी में जिप्सम। भारतीय मृदाओं को जिस सूक्ष्म तत्व की कमी है, कौन से? जिंक की कमी होती है यहाँ पे। और अगला है, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6 से 7 होना चाहिए। और आपका मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी का अम्लीयता का तथा ज़्यादा होना क्षारीयता को दर्शाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, राइट है ये। किसका उपयोग जो है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए होता है? तो जिप्सम का, और अम्लीयता के लिए चूने का। भारत में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र जो है कहाँ पे? गुजरात और अपना यूपी। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता होता है, यानी बहुत ही तीव्रता से होता है? सोधर्म। और अगला है यहाँ पे कि फसल चक्र आवश्यक है मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वृद्धि के लिए, क्योंकि फसल चक्र से क्या होता है कि उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है, यानी परिवर्तन होता रहता है। मृदा अपरदन रोका जाता है वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, यानी वनस्पतियां लगा के। ठीक। और अगला है, चंबल घाटी खो गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ? चंबल घाटी में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का अपरदन है? अवनालिका अपरदन है। इस तरह से आपको अपरदन देखने को मिलेगा, यानी नालियों की तरह। एमपी के किन किन जिलों में मृदा अपरदन की समस्या है? तो मुरैना, भिंड और ग्वालियर। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, मृदा परिच्छेदिका के बारे में। ठीक, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? यहाँ पे दिया, भूतल या उसके नीचे स्थित आधारित सेल के मध्य स्थित समस्त मृदा मंडल के लंबवत स्तर की व्यवस्था को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक, विभिन्न मृदा संस्तर की पहचान मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हुई है। मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा के 3 संस्तर बताए, ए बताया, बी बताया और सी संस्तर बताया। ठीक, ए संस्तर क्या होता है? सबसे ऊपरी वाला है, और यहाँ पे क्या होता है? पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैविक पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व यहाँ पे मिलते हैं। इस परत में जलवायु वनस्पति दशाओं में भिन्नता के कारण जैविक संसाधनों की मात्रा में भिन्नता होती है। इस परत के ऊपरी भाग में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जबकि निचले में जैव तत्वों की अधिकतम होती है मात्रा। इसके निचले भाग में जल के द्वारा ह्यूमस का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे अपवहन क्षेत्र कहा जाता है, यानी एलिवेशन जोन कहा जाता है ए संस्तर को। तो ए संस्तर में आपने 3 चीज़ें पढ़ा। पहला ये कि जो इसका ऊपरी पार्ट है इसमें ह्यूमस की प्रधानता होती है, निचले में आपका जैव पदार्थों की, तीसरे में आपका जो है जल और ह्यूमस, यानी जल के द्वारा जो ह्यूमस यहाँ पे है ऊपर वाले में, इसका यहाँ पे स्थानांतरण होता है। क्लियर हुआ? बी लेयर में देखिए, बी लेयर जो है ये ए लेयर और सी लेयर, ए हो गया, सी इनके बीच का है। ठीक, ये बी हो गया, जिसे नीचे व ऊपर दोनों संस्तर से पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऊपर से भी इन्हें मिलेगा, नीचे से भी। इसे उपमृदा कहा जाता है। ठीक, बी को सबसॉइल। इसमें कुछ जैविक पदार्थ होते हैं और कुछ खनिज का अपक्षय स्वतः स्पष्ट दिखता है जो है। इसके निचले भाग में कोलाइड बहुत होते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं इल्यूविएशन। ठीक, क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन जोन कहा जाता है। बी निक्षेपण, उसको अपवहन वाला, ये बी निक्षेपण हो गया। ठीक, और यहाँ पे आपका निक्षालन क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। सी वाला यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। लीचिंग क्या है? लीचिंग जो है देखिए, जैव खनिज लवणों जैसे घुलनशील पदार्थ का घोल रूप में नीचे या अधोमुखी संचालन निक्षालन कहा जाता है। यह कहाँ पे होता है? आर्द्र प्रदेशों में अधिक प्रभावी होता है, लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी होता है। समझ में आई बात? लीचिंग क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम वर्षा होगी, तो जैसे ये मिट्टी है,
यहाँ पे हमेशा के लिए पानी का जब जमाव होता है तो क्या होता है कि नीचे के जो पार्टिकल हैं ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लैटेराइट मिट्टी बनती है और ये आपका उतना उपजाऊ नहीं रहेगी। तो इसी को बोलते हैं निक्षालन या लीचिंग। ठीक, अपवहन आप जानते हैं कि मृदा और उसके जो घुलनशील पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, यांत्रिक विधि से नीचे जो की ओर जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो इसे बोला जाता है अपवहन। विनिक्षेपण तो वो तो हो ही चुका। ठीक, बी संस्तर में होता है मैक्सिमम विनिक्षेपण। सी यहाँ पे देखिए है, सी संस्तर की रचना ढीली मृदा चट्टानों से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कौन सी संस्तर है, सी है। और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं, तो सी से ही 2 लेयर ऊपर की बनती हैं। इन तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक या आधारी चट्टान कहा जाता है। ठीक, अब मृदा निर्माण के जो प्रोसेस हैं उसको समझिए। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें आपका मृदा निर्माण के कारकों में देखिए अलग अलग प्रक्रमों की बात की गई है, और ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जैसे दिया है लेटराइजेशन, यानी कि लेटरीकरण, या आप कह सकते हैं कि निक्षालन एक प्रकार से इसे। तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों के जो आर्द्र भाग हैं, इन भागों में मृदा निर्माण के लिए यह प्रक्रम उत्तरदायी होता है। ठीक, यानी जो हमेशा भीगे रहते हैं। यहाँ उच्च ताप और अधिक वर्षण के कारण लैटेराइट मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से संपादित होती है। इस प्रक्रिया से बनी मृदा को लैटोसोल कहा जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अधिक वर्षा के कारण जो घुलनशील खनिज पदार्थ हैं उसका क्या होता है, अपवहन होता है और निक्षालन होता है। अपवहन और निक्षालन दोनों एक ही चीज़ें मान चलिए। अपवहन में भी नीचे चीज़ें जाती हैं, निक्षालन में भी नीचे जाती हैं, लेकिन निक्षालन के साथ साथ नीचे जाने के बाद ऊपर भी आती हैं, लेकिन नीचे वाली चीज़ें ऊपर आती हैं। इस सतह पर लोहे का और एल्युमिनियम दोनों के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, और इसकी वजह से सतह की जो मृदा है उसका रंग लाल होता है और एक गठन में मोटी और रंध्र से युक्त होती है। ठीक है, तो लेटराइजेशन क्या होता है ये आपने समझा। अब देखिए पाटजौलीकरण क्या होता है, पाटजोलाइजेशन। इस प्रक्रिया की क्रियाशीलता कहाँ पे होती है, शीतोष्ण कटिबंध के आर्द्र भागों में प्रमुख होती है, जबकि लेटराइजेशन उष्ण कटिबंधी में। ठीक, जहाँ ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है और छोटी, लेकिन शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है, यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो कोणधारी वनों में पाटजोल मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक, इन वनस्पति की पत्तियों का विघटन शीघ्रता से होता है, जिससे क्या होता है, अम्ल बनते हैं, जो वर्षा के जल के साथ नीचे सतहों में जाता है, और घोल के कारण घुलनशील आधार जो खनिज हैं जैसे लोहा एल्युमिनियम, इनके जो यौगिक हैं मृदा की ऊपरी सतह से निक्षालित हो जाते हैं, और सतह पर शेष बचे हुए जो सिलिका का रंग या राख के रंग का आकार का ये हो जाता है। यानी जो पाटजोल मृदाएं होती हैं ये भूरी मृदाएं होती हैं, और ये पाटजोल मृदाएं क्या होती हैं, अम्लीय मृदाएं होती हैं। किस प्रकार के क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला देखिए कैल्सिफिकेशन। ठीक, कैल्सीकरण क्या होता है, आपने पाटजोलीकरण पढ़ लिया, लेटराइजेशन भी पढ़ लिया। तो पाटजोलाइजेशन और लेटराइजेशन के विपरीत कैल्सीकरण की प्रक्रिया उन भागों में होती है जहाँ वाष्पोत्सर्जन की मात्रा वर्षा से अधिक हो। समझ में आई बात, जहाँ पे वर्षा कम हो रहा है लेकिन वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो इस कारण यह क्रिया मध्य अक्षांशीय स्टेपी वाले में या उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में होती है। तो स्टेपी जलवायु में कैल्सिफिकेशन होगा। इन क्षेत्रों में अल्प वर्षा के कारण घुलनशील खनिजों का निक्षालन नहीं हो पाता है, फलतः ये खनिज सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कैल्शियम कार्बोनेट है। साथ ही आर्द्र शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में केशिका की प्रक्रिया तीव्र होती है, और इसकी वजह से जो निचली सतहों से भी चूना जो है सतह पर आके जम जाता है। ठीक, तो ये हुआ क्या, कैल्सिफिकेशन हुआ। और उसके बाद है आपका लवणीकरण या क्षारीकरण, इसे सैलिनाइजेशन कहते हैं। तो वाष्पीकरण से भूमिगत जो लवण है भूमि के अंदर वाला, वो क्या होता है, सतह पर आ जाएगा, और जिसकी वजह से जैसे नहर की सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में ये प्रक्रियाएं तीव्र देखी जाती हैं।
लवणीकरण की प्रक्रिया जो है ये मरुस्थलीय जलवायु से जुड़ी है, जहाँ वर्षा जल के अभाव के कारण सतह पर अधिक घुलनशील जो लवण है वो एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, अगला है ग्लेकरण। क्या है? ग्लेइंग। तो ग्लेकरण की प्रक्रिया जलाक्रांत के क्षेत्रों में घटित होती है, यानी कि जहाँ पे जल पूरा जो है प्रवाहित होता रहता है, यानी कि या इकट्ठे रहता है, जहाँ कुछ जीवाणु विकसित होते हैं जो जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। लौह अंश की कमी के कारण नीचे मोटा नीला धूसर संस्तर निर्मित होता है। चूँकि यहाँ भूमिगत जल संतृप्त होता है इसलिए निक्षालन यहाँ पे नहीं होता। ध्यान रखिएगा, भूमिगत जल जब असंतृप्त होगा तभी निक्षालन होगा। तो ग्लेकरण की क्रिया आर्द्र शीत क्षेत्रों के उन भागों पर होती है जहाँ अपवाह ठीक नहीं होता। इस कारण यह टुंड्रा प्रदेश और बाग क्षेत्रों में मृदा निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया है। न्यून ताप के कारण जैविक पदार्थों की एक मोटी परत जमा हो जाती है और इसकी वजह से इसे ही क्या बोलते हैं, इस परत को ग्ले परत कहा जाता है। ग्ले परत ठोस, चिपचिपी, संस्तर रहित नीली चीका की बनी होती है, नीली की तरह। ठीक, नीले रंग की। अगला है डीसिलिकेशन। तो डीसिलिकेशन क्या होता है कि जो उष्णार्ध या विषुवतीय प्रदेश हैं तो अधिक तापमान के कारण सिलिका अधिक गतिशील होकर अन्य क्षारों के साथ घुलकर स्थानांतरित हो जाता है। जैविक अंश नहीं होता है या न्यूनतम होता है। इसकी वजह से मृदा यहाँ पे अनुर्वर हो जाती है। लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता वाले क्षेत्र कृषि के स्थान पर खनन हेतु अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, मृदा वर्गीकरण में देखिए आपका USBS की जो USDA सिस्टम है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में CFS मार्बुत ने 1938 में मृदा वर्गीकरण की व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत विश्व की मृदाओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। एक आपका जोनल है, ठीक, जोनल सॉइल, दूसरा आपका है इंट्राजोनल और तीसरा अजोनल है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि जोनल सॉइल क्या होता है, यानी क्षेत्रीय मृदाएं क्या होती हैं, और इस मृदा के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता है जिनका निर्माण सुप्रवाहित दशाओं में हुआ है और इसके अंतर्गत वो पूर्ण रूप से विकसित या प्रौढ़ मृदाएं होती हैं। इनका निर्माण दीर्घकाल के स्थान पर विशेष की वनस्पति तथा जलवायु की पारस्परिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है और इस मृदा में प्रायः संस्तरों का सभी प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं। इनको पाटजोल मृदा, टुंड्रा मृदा, भूरी, फेरोसाल, चरनोजम, चेस्टनट, प्रियरी मृदाओं में विभाजित किया जा सकता है। उष्ण और अर्धशुष्क अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों की सिरोजम मृदा चेस्टनट मृदा का ही चरम रूप होती है। ठीक, तो जो सिरोजम है ये चेस्टनट का ही एक रूप होता है। अगला इंट्राजोनल यानी कि अंतः क्षेत्रीय या अंतः मंडलीय। तो ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ निम्न स्थानों पर जलाभाव होता है, जल निकास की व्यवस्था नहीं होती है और इसीलिए मृदाएं ये क्या होती हैं, कुप्रवाहित होती हैं। इस श्रेणी की मृदाओं को कैल्सीमॉर्फिक मृदा चूना प्रधान मूल चट्टानों पर, या हैलोमॉर्फिक जो लवणी मृदा होती है, या हाइड्रोमॉर्फिक मृदा जो दलदल क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी 3 प्रकार हैं, क्या है, कैल्सीमॉर्फिक, हैलोमॉर्फिक और हाइड्रोमॉर्फिक। अगला देखिए अमंडलीय या अक्षेत्रीय या अजोनल। तो ये जो मृदाएं होती हैं इन मृदाओं का कि अमंडलीय मृदाओं की मृदा संरचना में गुणों में समानता और एक रसता होती है। इन मृदाओं में मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है। इसमें मृदा के बी संस्तर का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, जो अजोनल मृदा है इसमें क्या होता है, बी संस्तर जो बी लेयर होती है इसका अभाव होता है और इस प्रकार अपक्षयित जो मूल चट्टान के सी संस्तर के तुरंत ऊपर ए संस्तर पाया जाता है। ठीक, तो बी का अभाव रहेगा तो डायरेक्ट आपका ए और सी 2 ही पाए जाएंगे। ठीक, इसके क्या कारण होते हैं, तो इसमें पर्याप्त समय नहीं होता है और तीव्र ढालयुक्त धरातल नहीं होता है। इसकी वजह से बी जो लेयर है वो नहीं रहती है। ठीक, प्रतिवर्ष नए पदार्थों के निक्षेपण के कारण मृदाओं का सतत नवीनीकरण, यह मृदा सामान्यतः सक्रिय बाढ़ मैदान, ज्वालामुखी, नवनिर्मित हिम जमाव, वायु द्वारा प्रवाहित रेत, समुद्री पंकल क्षेत्रों में प्राप्त होती है। अमंडलीय मृदाओं को लिथोसॉल यानी तीव्र ढाल पर अपरदन द्वारा निर्मित पर्वतीय या रिगोसॉल, ठीक, रिगोसॉल यानी सूखा और जो ढीली टिब्बा वाली रेत लोयस है उसे रेगोसॉल कहते हैं। ठीक, लिथोसॉल तीव्र ढाल पर जो बनती मृदाएं या पर्वतीय मृदाएं हो गई। जलोढ़ मृदाएं आप जानते हैं अवसादीकरण से। नवनिर्मित हिमनदी या हिम के जो टिल हैं, ठीक, इनमें ये विभक्त किया जाता है। क्षेत्रीय मृदाओं को 3 प्रकारों पेडोल्फर, पेडोकल और टुंड्रा में विभक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रीय मृदाएं होती हैं इनको 3 पार्ट में
पेडोल्फर, पेडोकल और टुंडा में डिवाइड किया जाता है। तो जो पेडोल्फर हैं ये क्या होती हैं, पेडोल्फर मृदाएं यानी पेड प्लस एल प्लस एफई। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मृदाओं में एल्युमिनियम और लोहा इनकी मात्रा अधिक होती है। और पेडोल्फर मृदा को अन्य प्रकारों में भी डिवाइड किया जाता है। तो जैसे आपका पाटजोल मृदाएं हैं, तो पाटजोल मृदाएं क्या हैं, यह उत्तरी ध्रुवी या दीर्घ शीत ऋतु या संक्षिप्त ग्रीष्म ऋतु वाले प्रदेशों में जहाँ पे क्या होता है, कोणधारी वन मिलते हैं। कोणधारी वनों में कौन सी मृदाएं होती हैं, पाटजोल मृदाएं होती हैं। जैसे अलास्का, स्कैंडिनेविया, रूस, इनके उत्तरी भाग में ऐसी मृदाएं मिलती हैं। पाटजोलाइजेशन प्रक्रिया से विकसित होने के कारण इसमें जैव पदार्थ और कैल्शियम आदि खनिजों का अभाव होता है। इसमें मृदा की गहराई कम होती है। इसमें कुछ जैव पदार्थ सतह के नीचे केवल 2 इंच तक पाए जाते हैं, जिसके नीचे बड़े आकार के कण मिलते हैं। यह क्या है, अनुपजाऊ मृदा होती है। ठीक, अगला है धूसर भूरी पाटजौलिक मृदा है, वन प्रदेश की भूरी मृदा। यह मृदा पाटजौल मृदा प्रदेश के दक्षिण में मिलती है। यह मध्य और पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी चीन, जहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ समशीतोष्ण पतझड़ वन हैं, यहाँ पे आपका धूसर पाटजौलिक वन प्रदेशों की जो भूरी मृदा है वो पाई जाती है। हालांकि यहाँ पाटजोलाइजेशन प्रक्रिया कार्यरत रहती है। हालांकि इसके बाद भी कम ठंडक होने से यहाँ जीवाणु अधिक पैदा होते हैं और सक्रिय रहते हैं। मिश्रित वनों की चौड़ी पत्तियों की अपेक्षाकृत अधिक जीवांश भी यहाँ पे पाया जाता है। इस मृदा की सामान्य गहराई जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। और अगला यहाँ पे देखिए लेटोसॉल है, इसको समझिए, लेटेराइट मृदा। यह आर्द्र उष्ण जलवायु जैसे विषुवत-रेखीय जलवायु, सवाना हो गया, मानसूनी हो गया, तो इनके आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। यह ब्राज़ील, पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका, बोर्नियो, दक्षिण भारत, श्रीलंका के विस्तृत क्षेत्रों में मिलती है। निक्षालन की तीव्र क्रिया के कारण इस मृदा में सिलिका और पोषक तत्व का अभाव होता है। अधिक वर्षा और ताप के कारण जीवाणु क्रिया तीव्र गति से इसमें होती है। जीवाणु द्वारा ह्यूमस का उपयोग कर लिया जाता है और इसकी वजह से इसकी उर्वरा शक्ति में काफ़ी कमी हो जाती है। ठीक है, और अगला देखिए लाल मृदाएं। तो लाल मृदाएं क्या है, ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों के आर्द्र भागों में फैली होती हैं। उष्ण कटिबंधी सवाना में लाल मृदा पाई जाती है, क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड अधिक होते हैं, इस कारण से लाल रंग देता है। जीवाणु की क्रिया तीव्र गति से होने के कारण जीवाणु द्वारा ह्यूमस का उपभोग कर लिया जाता है और इस वजह से मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है और अधिक वर्षा के कारण निक्षालन की क्रिया भी यहाँ पे तेज होती है। इस प्रकार ये मृदा क्या होती है, उर्वर हो जाती है। अगला देखिए पेडोल्फर, आपने देखा ही है, पेड प्लस एल प्लस एफई, तो आयरन और एल्युमिनियम हो गया पेडोल्फर में। पेडोकल में क्या है, तो पेडोकल मृदा में आपका 2 है, पेड और कल, CaL यानी कैल्शियम। मृदा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। केशिका क्रिया द्वारा चूना क्या होता है, ऊपर आ जाता है और ऊपरी संस्तर में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। ठीक, इसके अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिया गया, जैसे बोनिज्म मृदा, ये प्रेयरी मृदा, यह जो है अमेरिका में चरनोजम और धूसर भूरी जो पाटजोलिक मृदा है उसके मध्य के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में चरनोजम की तुलना में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है। इस प्रकार प्रेयरी मृदा को पेडोल्फर या पेडोकल के मध्य रखा जा सकता है। यह मृदा विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा में से एक मृदाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग मृदाओं का डिस्कशन तो नहीं हुआ है, फिर भी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देखिए आपका NCERT का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ और अगला जो हम लोग देखेंगे NCERT का वो चैप्टर नंबर 7 रहेगा। किस क्लास की, 11th क्लास की। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और नहीं देखे हैं तो कल जैसे लाइव जो चलेगा ये 4:30 से लेके 6:30 की कोशिश किया जा रहा है, इतना थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाने का। ठीक, 2 घंटे या आप एक चैप्टर कोशिश किया जाए कंप्लीट करने का, अगर 2 घंटे में हो जाता है तो अच्छा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये NCERT का लेक्चर आप लोगों के लिए टोटल फ्री रहेगा और जो आपका पेड बैच है उसमें आप जुड़ना चाहते हैं, जो टेस्ट वाला बैच है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। और देखिए अभी सेट की परीक्षाएं कई जगह होने वाली, MP में सेट होने वाला है, राजस्थान में सेट का पेपर होने वाला है,
ठीक, इनकी भर्तियां होने वाली हैं। तो यदि आप नेट जेआरएफ नहीं पास हैं तो सेट की तैयारी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका नेट की तरह है। ठीक, तो उसके लिए भी बैच आप नेट का ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।